जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह 8वीं कक्षा से शुरू होकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत आवश्यक विषय है। हर कक्षा के प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो अपठित अवबोधन का होता है, और आज हम बात अपठित अवबोधन पर ही करेंगे। देखिए, हमारा पहला गद्यांश है। आसीत पुरा कस्मिंश्चित् वने निसर्ग रमणीयं शांतं पवित्रं किमपि आश्रम पदम तत्र तपः परायणः ऋषयः वसन्ति स्म। ऋषीणां तपः प्रभावात् परस्परं वैरभावम् अपहाय पशवः पक्षिणश्च निर्भयं तत्र विरमन्ति स्म। आसीत् तत्र वरतन्तूनां कुलपति। तत्र अनेके मेधाविनः बटवः अपठन्। तेषु कश्चन आकृत्या मृदुलः प्रकृत्या सरलः कौत्सनामः बटु आसीत्। अयं बालः स्वल्पेनैव कालेन वेदानां वेत्ता, पुराणानां पठिता, दर्शनशास्त्राणां विज्ञाता च अभवत्। तो हमारा पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। आश्रमे वरतंतु क आसीत्। आश्रम में जो वरतंतु थे वो क्या थे? हमारा उत्तर है कुलपति। दूसरा प्रश्न देखिए। कौत्सनाम बटु केसां वेत्ता अभवत्। वेदानाम। कुत्र अनेके मेधाविनः बटवः अपठन्। यहाँ हमारे उत्तर में तत्र दिया हुआ है, लेकिन हम तत्र की जगह आश्रमे लिखेंगे। आश्रमे हमारा उत्तर होगा आश्रमे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आश्रम पदम कीदृशम आसीत्। हमारा जो उत्तर बनेगा वो यहाँ से बनेगा। निसर्ग रमणीयम शांतम पवित्रम आश्रम पदम आसीत्। इतना उत्तर हमारा हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए। आश्रम पदे के वसंती समः। यहाँ पर हम आश्रम पदे शब्द यहाँ से लेंगे और तपः प्रायणः ऋषयः वसन्ति स्म, यहाँ तक का हम इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए। केशाम प्रभावात् पशवः पक्षिणश्च आश्रम पदे विचरन्ति स्म। यहाँ पर हम लिखेंगे ऋषीणाम तपः प्रभावात् परस्परं वैरभावम् अपहाय पशवः पक्षिणश्च निर्भयं तत्र विरमन्ति स्म। ये पूरी लाइन हम लिखेंगे इसके उत्तर में। आगे चलते हैं। देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा रमणीयम। रमणीयम आश्रम पदम। रमणीयम आश्रम पदम, या फिर दूसरा शीर्षक हम दे सकते हैं वरतंतु शिष्य कौत्सः। वरतंतु शिष्यः कौत्सः। इस तरह से हम इन दोनों में से कोई भी शीर्षक इस गद्यांश के लिए दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, और यहाँ पर होता है यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। अस्मिन् गद्यांशे कठोरः इत्यस्य शब्दस्य कृते किम विलोम पदः। वने इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति। वन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन सप्तमी। सरलः इत्यस्य विशेष्य पदम किम।
सरलः बटु आसीत् पुरा कस्मिंश्चित् वने निसर्गरमणीयं शान्तं पवित्रं किमपि आश्रमपदम् इत्यस्मिन् वाक्ये आसीत् क्रियापदस्य कर्ता क आश्रमपदम्। आगे चलते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद पर और दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। सज्जनानाम् आचारः सदाचारः कथ्यते। जीवने सदाचारस्य स्थानं महत्त्वपूर्णमस्ति। आचारवान् पुरुषः सर्वत्र पूज्यते। सदाचारात् एव मनुष्य दीर्घ आयु वैभवं च प्राप्नोति। यतः यः नरः सर्वलक्षणहीनः अपि अस्ति परं सदाचारवान् अस्ति स 100 वर्षाणि जीवति। सद्व्यवहारस्य बलेनैव मनुष्याः सुन्दरान् गुणान् अर्जयितुं समर्थाः भवन्ति। जनः उन्नतिं करोति। आचारहीनाः जनाः अपवित्राः भवन्ति। सर्वस्य तपसः मूलं सदाचार एव अस्ति। अतएव सदाचरणं सर्वेषां कृते अत्यावश्यकम् अस्ति। देखिए प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सदाचारः कस्य मूलम् अस्ति। सदाचारः कस्य मूलम् अस्ति। देखिए तपसः, इसका उत्तर हमारा होगा तपसः। सदाचारवान् कति वर्षाणि जीवति। सदाचारवान् 100 वर्षाणि जीवति। पहले का तपसः, दूसरे का 100 वर्षाणि। आचारहीनाः जनाः कीदृशाः भवन्ति, अपवित्राः। आगे चलते हैं। पूर्णवाक्येनुत्तरतः सदाचारः कः कथ्यते। सज्जनानाम् आचारः सदाचारः कथ्यते। जीवने कस्य स्थानं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। जीवने सदाचारस्य स्थानं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3। सद्व्यवहारस्य बलेन मनुष्याः किं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। सद्व्यवहारस्य बलेन मनुष्याः सुन्दरान् गुणान् अर्जितुं समर्थाः भवन्ति। आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकम्। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक सदाचारस्य महत्वम। पहला हमारा होगा सदाचारस्य महत्वम, और हम इसका दूसरा जो शीर्षक लिख सकते हैं वो है अकेला सदाचारः। सदाचारः, यह भी हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो हमें पूरे अंक मिलेंगे। यथा निर्देशमुत्रतः अस्मिन् गद्यांशे लघु इत्यस्य कृते किम विलोम पदम प्रयुक्तम। लघु का दीर्घम। तपसः इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति। तपसः षष्ठी विभक्ति। जनाः इत्यस्य विशेषणपदं किम्। आचारहीनः। आगे चलिए 4 पे देखिए। सर्वस्य तपसः मूलं सदाचार एव अस्ति। अत्र अस्ति क्रियापदस्य कर्ता कः। सदाचारः। आगे चलते हैं हमारे तीसरे अनुच्छेद पर। देखिए अस्माकं देशः प्राचीन कालाद् एव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। वैदिक काले यद्यपि प्रदूषणस्य समस्या न आसीत् तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणां पर्यावरणविषयकं चिन्तनं दृश्यते। अद्य पर्यावरणप्रदूषणं संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते। परं जनाः
अस्या गांभीर्यं न अनुभवन्ति। पर्यावरणं रक्षणीयं, वृक्षाः रोपणीया रक्षणीया च इति शृण्वन्तः उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मितवस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन् अपि जनाः तेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। पर्यावरणप्रदूषकं धूमं क्षिप्तां वाहनानाम् औद्योगिकयन्त्रागाराणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। यद्यपि विकासाय नवीनाः आविष्काराः अपेक्षिताः, परं सञ्चाराय विस्तृताः सुरक्षिताः मार्गाः जनानां कृते अपि आवश्यकाः एव। यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि पृथिव्यां जीवनमेव असम्भवं भविष्यति। तदा भौतिकविकासेन किम्? अतः सर्वकारः जनसहयोगेन सर्वथा पर्यावरणरक्षणाय यत्नशीलः भवेत् इति। गद्यांश पढ़ने के बाद हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, के रोपणीयः रक्षणीया च। हमारा यहाँ आया था वृक्षाः, के की जगह वृक्षाः। कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत् वैदिक काले। तीसरा प्रश्न देखिए, अस्माकं देशः कस्य पोषकः। प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर ब देखते हैं और यहां हमारा है किम जानन्तः अपि जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। यहाँ से देखिए, प्लास्टिक इत्यस्य रसायनेन निर्मितानि वस्तूनि पर्यावरणस्य हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। यहाँ तक का हम लिखेंगे। यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि किं भविष्यति। देखिए, यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि पृथिव्यां जीवनमेव असंभवं भविष्यति। तीसरा प्रश्न देखिए, केषां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। यहां से देखना है हमने। देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है पर्यावरण प्रदूषकं धूमं क्षिप्तां वाहनानां औद्योगिक यंत्रगाराणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। यहां तक का हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं लिखतः। पर्यावरण प्रदूषणम्। पर्यावरण प्रदूषणम् या फिर हम दूसरा लिख सकते हैं प्रदूषणस्य समस्या। प्रदूषणस्य समस्या। आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः जना अस्य गांभीर्यं न अनुभवन्ति। अत्र क्रियापदं किम्? अनुभवन्ति। नवीनः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्? आविष्कारः। आगे चलिए। शोषकः इति पदस्य किं विलोमपदं गद्यांशे प्रयुक्तं? पोषकः। वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। अस्मिन् वाक्ये पश्यामः क्रियायाः कर्तृपदं किम्? तेषां वृक्षाणां।
कर्तनं कटाई प्रतिदिनं वयं पश्यामः। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो हमारा वयम कौन होगा? वयम यहाँ पर कर्तृपद है। आगे चलते हैं हमारे चतुर्थ गद्यांश पर। देखिए, एकः काकः मुखे रोटिकाखण्डं गृहीत्वा वृक्षे उपविष्ट आसीत्। एकः जम्बूकः काकं दृष्ट्वा अवदत्, भो मित्र, खगेषु भवान् मधुरगायकः, कृपया गायतु इति। काकः किञ्चित् विचार्य रोटिकाखण्डं पादयोः अधः स्थापयित्वा अवदत्, रे नाहं पूर्ववत् मूर्खः। लज्जितः जम्बूकः ततः पलायितः। प्रश्न देखिए, काकः कुत्र उपविष्टः आसीत्? वृक्षे। कः लज्जितः अभवत्? जम्बूकः। रे नाहं पूर्ववत् मूर्खः इति क अवदत्? काकः। आगे चलते हैं। देखिए, जम्बूकः काकं दृष्ट्वा किम् अवदत्? जम्बूकः काकं दृष्ट्वा अवदत्, भो मित्र, भवान् खगेषु मधुरगायकः, कृपया गायतु इति। काकः मुखे किं गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्? काकः मुखे रोटिकाखण्डं गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्। ततः कः पलायितः? जम्बूकः ततः पलायितः। लज्जितः अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अन्यथा जम्बूकः ततः पलायितः, इतना हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते शीर्षकम्। अनुच्छेद का शीर्षक होगा चतुरः काकः। चतुरः काकः। अधः इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम्? अधः का ऊपरी विलोम पद। गृहीत्वा, अत्र क प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। मधुरः गायकः, अत्र विशेषण पदम किम? मधुरः। अवदत् इत्यस्मिन् पदे क लकारः। अवदत् में लंग लकार है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं हमारा अन्य गद्यांश। देखिए, नदी पर्वतेभ्यः निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छति। प्रपातः तस्याः प्रथमावस्था अस्ति। शनैः शनैः सा सागरं प्रति गच्छति। तस्याः बालुकायुक्ततटेषु हरितातरवः भवन्ति। तेषां वृक्षाणाम् उपरि काकः, चटकः, शुकः, कोकिलाश्च वसन्ति। पक्षिणां कलरवै, बालकानां क्रीडाभिः, स्त्रीणां वार्तालापैश्च तस्याः तटाः गुञ्जायमानाः भवन्ति। परं केचन जनाः अत्र आगत्य मनोरञ्जनं कुर्वन्ति, खादन्ति, भोजनस्य अवशिष्टं च तस्याः जले एव पातयन्ति। एवं तस्याः जलं दूषितं भवति। दूषितं जलं स्वास्थ्याय अहितकरमस्ति। अतः जलं दूषितं न कर्तव्यं, यतः प्राणिनां जीवनमस्ति। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों को देखते हैं। जलम केषां जीवनम अस्ति? इसका उत्तर होगा प्राणिनां। नद्याः प्रथमावस्था का? प्रपातः। नदी केभ्यः निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छति? पर्वतेभ्यः।
आगे चलते हैं। कीदृशम जलम स्वास्थ्याय अहितकरम। यहाँ से देखिए, दूषितम जलम स्वास्थ्याय अहितकरम। नद्याः तटाः कथम गुंजायमानाः भवन्ति। यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे। पक्षिणाम कलरवै बालकानां क्रीडाभिः स्त्रीणां वार्तालापैश्च तस्याः तटाः गुंजायमानाः भवन्ति। यहाँ तक का हम लिखेंगे। नदी पर्वतेभ्यः निर्गत्य कुत्र आगच्छति। नदी पर्वतेभ्यः निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छति। ये इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं लिखतः। दो शीर्षक हम इसके लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं जल प्रदूषणम, जल प्रदूषणम एक शीर्षक हम इसका लिख सकते हैं, और दूसरा शीर्षक हम लिख सकते हैं जलम एव जीवनम, जलम एव जीवनम। दोनों शीर्षकों में से कोई भी शीर्षक हम इसके लिए लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो यथा निर्देश उत्तरतः होता है। देखिए, इसमें हमारे 4 प्रश्न हैं। अस्मिन् गद्यांशे निर्मलम इत्यस्य शब्दस्य कृते किम विलोम पदम प्रयुक्तम। निर्मलम दूषितम। प्राणिनाम इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति। प्राणी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति हम करेंगे यहाँ। जलम इत्यस्य विशेषण पदम किम। जल का विशेषण पद यहाँ दूषितम। अतः जलम दूषितम न कर्तव्यम यतः प्राणिनां जीवनम अस्ति। इत्यस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियापदस्य कर्ता क। अस्ति एकवचन की क्रिया है, तो जलम। इस तरह से हम इन अनुच्छेदों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें एक पद वाले का अच्छे से नहीं पता है, तो उस प्रश्न के शब्दों को गद्यांश में मिलाइए और उस पूरी लाइन को उठाकर वहाँ से लिख दीजिए। आपका उत्तर उसमें अपने आप आ जाएगा और उसके अंक भी पूरे मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।